Morning to all of you. Today we'll start our second chapter, that is structure of atom, and the topic for today is the particle nature of the EM waves. जो हमारी EM waves है उसका नेचर जो है वो कैसा होता है, जो भी हमने पढ़ा था ड्यूअल नेचर, उसमें से हम जो फर्स्ट कर रहे हैं दैट इज द पार्टिकल नेचर. हम जो यहाँ पर फिनोमिना करने वाले, जिन फिनोमिना से हम प्रूव करेंगे जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं उनका नेचर क्या है, दैट इज द पार्टिकल नेचर. और उसमें से जो फर्स्ट फिनोमेना दैट इज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन. अब इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हम करते क्या हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एक पीस लेते हैं आयरन का और उसको वार्म करना शुरू करते हैं तो आप क्या नोट करेंगे, स्टार्टिंग में उसका कलर क्या होगा, डल रेड. फिर थोड़ा और उसको वार्म करें और टेम्परेचर को बढ़ाएं तो उसका कलर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डार्क रेड हो जाएगा. और करेंगे तो और डार्क रेड. फिर एक स्टेज ऐसी आएगी हम उसको और गर्म करें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑरेंज कलर के अंदर. अगर उसको फर्दर और हीट करते हैं तो इट विल कन्वर्टेड इनटू येलो कलर. अगर हम और टेम्परेचर बढ़ाएं तो वो व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. और अगर हम टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो कलर कौन सा हो जाएगा, ब्लू कलर. अगर हम यहाँ पर चेक करें तो जो हमारा कलर चेंज हो रहा है वो कहां से कहां जा रहा है. स्टार्टिंग में कलर क्या था, रेड. रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है. लेकिन अगर हम बात करें किधर जा रहे हैं, ब्लू की तरफ, तो उसकी वेवलेंथ क्या है, कम. तो इसका मतलब जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वेवलेंथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है. लेकिन अगर हम यहाँ पर किसको चेक करें, इस ग्राफ को चेक करें तो जो हमें ग्राफ यहां पर देता है दैट इज द ग्राफ बिटवीन द टू डिफरेंट टेम्परेचर्स बिटवीन द इंटेंसिटी एंड द वेवलेंथ. तो होना क्या चाहिए था यहाँ पर कि हमारा जो यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर सिर्फ क्या होना चाहिए था, विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर द कलर ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स सेम. कलर तो सेम रहना चाहिए था लेकिन उसकी इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए थी. लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसका जो क्या था, वेवलेंथ ही चेंज हो रही है. जो हमारा फिनोमिना है उसको वो कहने का मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था. जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स है उसके अकॉर्डिंग ये चीज पॉसिबल नहीं है कि अगर हम क्या करें, टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या हो जाए, उसकी जो वेवलेंथ है वो चेंज हो जाए. दैट विल हैपन्स ओनली इन केस ऑफ द पार्टिकल नेचर. वेव नेचर में ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो वेव है उसकी अगर हम बात करें, जो वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहती है. लेकिन अगर हम बात करते हैं पार्टिकल नेचर की तो जो पार्टिकल्स हैं वो डिसाइड करते हैं. अगर पार्टिकल का साइज डिफरेंट होता है तो वो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एमिट कर सकता है. जैसा कि आपको याद होगा क्लास 10th के अंदर आपने क्वेश्चन किया था कि जो सन है वो क्या करता है, सनराइज और सनसेट के टाइम पर क्या कलर होता है उसका, रेड. लेकिन जैसे थोड़ा सा ऊपर जाता है तो ऑरेंज, येलो. तो उसमें कलर चेंज होने के पीछे रीजन क्या था, तो हम बताते थे वहां पर क्या थे, अलग अलग पार्टिकल्स थे जो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करते थे. तो वहां पर हमने क्या बताया था, पार्टिकल नेचर की वजह से ऐसा है क्योंकि डिफरेंट पार्टिकल्स क्या करते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करते हैं. तो वही चीज हम यहाँ पर भी अप्लाई कर रहे हैं. तो यहाँ पर हमने इस फिनोमिना से चेक किया कि अगर हम यहाँ पर देखें, अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो इंटेंसिटी तो इंक्रीज हो रही है लेकिन साथ में वेवलेंथ भी चेंज हो रही है. अगर हम यहाँ पर देखें तो टेम्परेचर T1 में इंटेंसिटी कम है और टेम्परेचर T2 में इंटेंसिटी ज्यादा है. तो ये चीज तो ठीक है लेकिन वेवलेंथ वाली कंसेप्ट इसमें सेटिस्फाइड नहीं होती है. तो यहाँ पर हमने जो चीज नोट की. अब आता है दूसरा पॉइंट हमारा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन. अगर हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करें तो सबसे पहले ब्लैक बॉडी क्या है. द ब्लैक बॉडी इज दैट बॉडी विच विल एमिट एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल फ्रीक्वेंसी. अगर हम बात करें और वेवलेंथ की, जो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जो भी वेवलेंथ है, जो भी फ्रीक्वेंसी है, उनको सभी को या तो एमिट या एब्जॉर्ब करे तो उस बॉडी को क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी. एंड द रेडिएशन एमिटेड बाय सच ए बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ये पॉइंट आपने नोट डाउन करना है. एंड द नेक्स्ट वन इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. जो दूसरा फिनोमिना है हमारा जो क्या शो करने वाला है, पार्टिकल नेचर ऑफ द वेव. अगर हम बात करें EM वेव्स, अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो 1887 एच हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने, एक इवैक्यूएटेड चैम्बर के अंदर यहाँ पर एक मेटल इलेक्ट्रोड को लगाया, यहाँ पर एक डिटेक्टर को लगाया और एक बैटरी के साथ उनको कनेक्ट किया और बीच में आपने सीरीज में क्या लगा दिया, एक एमीटर. जैसे हम सर्किट को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद यहां से एक लाइट को इस मेटल के सरफेस पर स्ट्राइक करते हैं. यहां से कोई भी आप लाइट को क्या करते हो, इसके ऊपर सरफेस के, मेटल के सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करते हैं. तो जैसे हम इस पर स्ट्राइक करते हैं एमीटर रीडिंग दिखाते हैं. इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां से इधर मूव करना शुरू करते हैं. तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हुए, इजेक्ट. किसकी वजह से हुए, इस लाइट की वजह से. और कहां से हुए, इस मेटल के सरफेस से हुए. और ये फिनोमिना क्या बताता है, ये भी हमें बताता है कि कौन सा नेचर है,
पार्टिकल नेचर। क्यों? क्योंकि अगर हम मान के चलते हैं एक पार्टिकल आता है, जब वो किसी दूसरे पार्टिकल को हिट करता है तो उसको क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो यहां से जो लाइट आ रही है उसमें क्या एक्चुअली में फोटोन्स, जब वो फोटोन क्या करते हैं मेटल के सरफेस पे क्या करते हैं? स्ट्राइक करते हैं, और जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको क्या करेंगे? वो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि वो वहां से क्या होगा? एग्जिट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और मूव करेगा विद सम काइनेटिक एनर्जी। और इस फिनोमिना को क्या कहा गया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल व्हेन द लाइट ऑफ द सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक ऑन इट। तो जो हमारी लाइट है वो सुटेबल फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन हमने बताया कि वो टाइटली बाउंड है, या अगर लूजली बाउंड है तो लूजली भी होगा तो उसको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। अगर हम जो फोटोन भेज रहे हैं अगर उसकी एनर्जी कम होगी, उतनी एनर्जी नहीं है जितनी कि उसको क्या करने के लिए? रिमूव करने के लिए चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। इसलिए हमने यहाँ पर जो टर्म यूज किया सुटेबल या फिर सर्टेन फ्रीक्वेंसी वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी या फिर सर्टेन फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक ऑन इट। और जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे उन इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाएगा? फोटो इलेक्ट्रॉन। द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो इसको नोट डाउन करेंगे सभी। अब जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी जो हम इसमें नोट डाउन करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले अगर हम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया इसमें डिफरेंट मेटल्स को लिया गया, और मोस्टली हम वो मेटल्स लेते हैं जिसमें हमने बताया था इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड हो, और जिसका साइज सबसे बड़ा होता है वो क्या होते हैं? उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? लूजली बाउंड होंगे। और ग्रुप 1 की जो मेटल्स होती हैं उनका साइज सबसे लार्ज होता है। तो ग्रुप 1 में जो नीचे सबसे होंगी जैसे कि पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम तो ऑलरेडी रेडियो एक्टिव होता है, तो हमने इन मेटल्स को सिलेक्ट किया। क्यों किया? Why we select the alkali metals? क्योंकि अगर हम उसमें देखें तो जो अल्कली मेटल्स होती हैं उनका एटॉमिक रेडियस सबसे लार्ज है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होंगे, जिनको कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन है जब कोई मेटल पे लाइट स्ट्राइक करेगी तो इलेक्ट्रॉन सबसे इजीली किस में से इजेक्ट होगा? तो ये मेटल्स होंगी। तो इसलिए हम अल्कली मेटल को सिलेक्ट करते हैं। तो अल्कली मेटल्स हमने ली, फिर उनके ऊपर लाइट को स्ट्राइक करके देखा तो जो डिफरेंट मेटल्स होती हैं उनकी बाइंडिंग कैपेबिलिटी भी अलग अलग होगी, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए एनर्जी चाहिए वो डिफरेंट होगी। इसलिए हम डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को यूज करके उनको चेक किया गया। तो उन जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसकी ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थी? फर्स्ट वन, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस। अब हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं जैसे इस पे लाइट स्ट्राइक होगी इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसमें कोई टाइम लैग नहीं होगा, कोई गैप नहीं होगा। ये नहीं है कि पहले लाइट आके स्ट्राइक होगी और कुछ देर के बाद इलेक्ट्रॉन, नहीं, जैसे ही लाइट स्ट्राइक करेगी वैसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा विदाउट एनी टाइम लैग। Second one, for each metal, certain minimum frequency of the light is needed to eject the electron, which is called threshold frequency. The minimum amount of the frequency which is required to eject the electron is called threshold frequency, जिसको न्यू नोट से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाउंड है, और अगर वो बाउंड होंगे तो हमें क्या करेंगे? सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट जो अगर उसको मिलेगी उसकी एनर्जी जितनी मिलेगी, तो इस केस में हम अगर मान के चलते हैं ये भी ले सकते हैं, एक न्यू है और एक न्यू नोट है। अगर न्यू ग्रेटर देन न्यू नोट होगा तो ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। अगर मान के चलते हैं अगर न्यू नोट इज मोर देन दैट ऑफ न्यू, इन सच ए केस नो इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड। क्योंकि अगर उसको जितनी एनर्जी चाहिए मिलेगी नहीं तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए एनर्जी मिलेगी नहीं तो निकलेगा ही नहीं ना वो इलेक्ट्रॉन, तो वो वहां से मूव नहीं करेगा। नेक्स्ट वन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब मान के चलते हैं एक इलेक्ट्रॉन जिसको जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, अगर आप उतनी उस फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? सिर्फ इजेक्ट होगा। लेकिन हम अगर बोल रहे हैं कि न्यू इज मोर देन दैट ऑफ न्यू नोट, तो जो बाकी की एनर्जी है वो कहाँ जाती है? जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान के चलते हैं जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन जिसको थ्रेशोल्ड एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, अगर वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे, जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे, और जितनी ज्यादा प्रोवाइड करेंगे वो किसको इंक्रीज करेगी? काइनेटिक एनर्जी। तो मोर विल बी द फ्रीक्वेंसी, मोर विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करते हैं इंटेंसिटी की, अब इसको समझते हैं हम इस एक्सपेरिमेंट से। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं यहाँ पर हमारी एक मेटल है, उसके ऊपर हमने एक लाइट को स्ट्राइक किया। सबसे पहले हमने लो वेवलेंथ की लाइट को स्ट्राइक किया, फिर हमने क्या, या हम फ्रीक्वेंसी की बात करते तो हमने पहले लो फ्रीक्वेंसी की लाइट को स्ट्राइक किया, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ। फिर हमने क्या किया, जैसे
फिर हमने उसके ऊपर जो फ्रीक्वेंसी है बढ़ानी शुरू की, जैसे हमने रेड लाइट डाली इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ, फिर हमने इसके ऊपर जैसे ही येलो लाइट डाली इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि रेड की जो वेवलेंथ है अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। जैसे रेड लाइट को हमने स्ट्राइक किया तो इसका मतलब फर्स्ट केस अगर हम देखें तो न्यू नॉट इज मोर देन दैट ऑफ न्यू, तो इलेक्ट्रॉन इज नॉट इजेक्टेड। जैसे हमने इसके ऊपर येलो लाइट को डाला तो इसका मतलब न्यू इज मोर देन दैट ऑफ न्यू नॉट, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, येलो लाइट को ही रखा, लेकिन हमने एक की बजाय क्या किया, 2 येलो लाइट कर दी, फिर हमने 3 येलो लाइट कर दी, फिर हमने 4 येलो लाइट कर दी। तो होगा क्या, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। अब जो येलो है पहले भी येलो थी अभी भी येलो है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, तो इसका मतलब न्यू तो सेम रहेगा, लेकिन क्या चीज इंक्रीज हो रही है, दैट इज द इंटेंसिटी। अगर हम एक लाइट को स्ट्राइक कर रहे हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, अगर हम 2 को करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर 3 को करेंगे तो 3, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहने वाली है, सेम। तो इसका मतलब अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या रहती है, सेम, बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकेंड will be increases. That means the number of ejected electron depends on the intensity of the light. अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो आप नोट डाउन करेंगे कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड है दैट विल बी मोर, बट इफ वी आर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, अगर हम येलो से भी अगर हम ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट को स्ट्राइक करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से रिलीज होगा। तो ये पॉइंट आपने नोट करनी है। दीज आर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ, कौन सा एक्सपेरिमेंट हमने किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, जो किसने किया था, जो एच हर्ट्ज ने किया था। अगर हम इस ग्राफ को चेक करें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, जिसमें हमने क्या लिया, न्यू को कांस्टेंट लिया, तो उस केस में आप देखते हैं जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या आती है, कांस्टेंट वैल्यू आती है। लेकिन अगर हम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को चेक करें तो यहां पर अगर हम देखें तो ये क्या हमारा न्यू नोड, दैट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज, लेकिन यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या थी, कांस्टेंट। तो जो हमने ऑब्जर्वेशंस बताई थी उन्हीं की ऑब्जर्वेशन पर बेसिस पर ये हमारा ग्राफ है जिसको आप नोट डाउन करेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अगर हम इसमें चेक करते हैं the first point, the radiant energy is not emitted or absorbed continuously but discontinuously in the form of small packet of energy called quanta is associated with a definite amount of energy। अगर हम बात करते हैं कि कोई भी अगर हमारी जो रेडिएशंस हैं उसमें जो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब होती है वो क्या होती है, कॉन्टिन्यूसली नहीं होती है, स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में होती है। जैसे मान के चलो एक पैकेट आया, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा आया, फिर तीसरा आया, हमें लग रहा है कि कॉन्टिन्यूसली है, लेकिन एक्चुअली में वो क्या होती है, पैकेट्स की फॉर्म में आती है। और उन पैकेट्स को अगर हम बात करें तो क्या बोलते हैं, क्वांटा। जो एनर्जी का छोटा पैकेट है जिसकी एनर्जी डेफिनेट है, फिक्स्ड है, उसको क्या बोलेंगे, क्वांटा। बट दैट इन केस ऑफ लाइट, अगर हम उस एनर्जी पैकेट की लाइट की केस में बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, फोटोन। क्या बोलते हैं, फोटोन। अगर हम नॉर्मली बात करें तो कोई भी अदर देन लाइट हो तो क्या वर्ड यूज करेंगे, क्वांटा, बट इन केस ऑफ लाइट इट इज कॉल्ड फोटोन। एंड द सेकंड पॉइंट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और जो हमारी उस एनर्जी की बात कर रहे हैं, जो भी हमारा क्वांटा है, जो पैकेट है, उसकी जो एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा उस की एनर्जी होगी। किसकी, जो क्वांटम ऑफ रेडिएशन है उसकी एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू और E इज इक्वल टू एच न्यू। तो हमने प्रोपोर्शनल को हटा के क्या लगा दिया, H, और H क्या था, प्लैंक्स कांस्टेंट, whose वैल्यू इज 6.626 into 10⁻34 जूल सेकेंड। तो ये हमारे क्या है, H की वैल्यू है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये 2 पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे। जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी, जो हमें किसने दी थी, प्लैंक्स क्वांटम जो है, प्लैंक्स ने ये थ्योरी दी थी, उसी के नाम से ही इसको जाना जाता है। तो जो हमारे 2 पॉइंट्स थे इनको नोट डाउन करेंगे अभी। एंड द नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय ए बॉडी विल बी द सेम होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटम। अगर हम बात करें कि जो हमें पैकेट्स मिलेंगे वो क्या होंगे, मल्टीपल्स की फॉर्म में होंगे। अगर किसी को 1 पैकेट मिला है, किसी को 2 मिले हैं, किसी को 3, किसी को 4, तो इसका मतलब जो हमारा होल नंबर में चलेगा दैट विल बी 1 2 3 4। अगर हम यहाँ पर n से रिप्रेजेंट करते हैं, n की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है, तो E इज इक्वल टू H नहीं हो सकता है, 2H नहीं हो सकता है, 3H नहीं हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। और
फ्रैक्शन में नहीं होने वाला। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जो मान के चले E इज इक्वल टू 1.5 एच न्यू, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर हम इसकी बात करें, ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि या तो एनर्जी का जो पैकेट है या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, हाफ जो है उसमें पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब फ्रैक्शन में नहीं आने वाला है। तो n की वैल्यू 1 2 3 4 होगी। अगर हम यहाँ पर इसको थोड़ा और मॉडिफाई करें, E इज इक्वल टू, अगर आपको याद हो तो हमने C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, अगर याद हो तो हमने फार्मूला किया था, यहां से हम न्यू की वैल्यू निकाल दें तो न्यू इज इक्वल टू क्या होएगा, C बाय लैम्डा। तो यहां पर अगर हम इसको चेंज करें तो इस न्यू की वैल्यू अगर ये पुट कर दे तो यहां पर क्या आ जाएगा, n, यहां पर h, और अगर हम यहां पर न्यू की बात करें तो C बाय लैम्डा। तो E इज इक्वल टू NHC बाय लैम्डा। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ जाती है जिसको हम यूज कर सकते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन इसको भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो ऊपर वाली इक्वेशन यूज करेंगे, अगर आपको वेवलेंथ दी हुई है तो नीचे वाली इक्वेशन यूज करेंगे, और इसकी हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, जो हमारी टोटल एनर्जी है वो कितनी है, या एक फोटोन की एनर्जी कितनी है वो निकाल सकते हो। जब भी आपसे एक फोटोन की पूछेंगे तो एनर्जी कितनी होगी, h न्यू। अगर वहां पर n फोटॉन्स और टोटल एनर्जी पूछे तो मान के चलो आपको 10 फोटॉन्स दिए हैं और एक फोटोन की एनर्जी दी हुई है, तो 10 के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उनको आप ट्राई करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको मान के चलो एक लाइट देता है, उसकी फ्रीक्वेंसी दे देता है और पूछता है कि इसकी एनर्जी कितनी होगी, तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यूजिंग दिस फार्मूला h की वैल्यू आपको ऑलरेडी बताई है, दैट इज द 6.626 इंटू 10⁻⁻34। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करना है। इसके अलावा अगर हम सेकंड पॉइंट को वापस देखते हैं तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। जो भी हमने लास्ट जब हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन किया था वहां पर हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था आयरन रोड के साथ। जब हमने आयरन रोड को वार्म करना शुरू किया तो आप नोट करते हैं कि स्टार्टिंग में कलर क्या था, डल रेड, फिर डार्क रेड, फिर और डार्क रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, लास्ट में व्हाइट, और उससे भी अगर हम लास्ट में देखें तो बहुत ज्यादा हीट करने पर ब्लू कलर देता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इंक्रीजिंग इट्स एनर्जी। तो जब हम एनर्जी को बढ़ा रहे हैं तो आप क्या नोट कर रहे हैं, जो फ्रीक्वेंसी है वो भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जो रेड है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है और उसके कंपैरिजन में ऑरेंज की ज्यादा है, येलो की और ज्यादा है, व्हाइट की अगर हम देखें और ब्लू की देखें तो सबसे ज्यादा है। तो व्हाट वी आर डूइंग, इफ वी आर इंक्रीजिंग द एनर्जी देयर विल बी एन इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी, जो इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल फिट बैठता है। जो हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन में चेक किया तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी उन चीजों को, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, यही चीजें उनसे सेटिस्फाइड होती है। जैसे कि अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने चेक किया कि जब हम फोटोन को स्ट्राइक करते हैं या तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन या 2.5 इलेक्ट्रॉन या 3.5 इलेक्ट्रॉन कभी भी इजेक्ट नहीं होंगे। तो इससे पता क्या चलता है कि जितने भी हमारे फोटोन्स हैं वो क्या है, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब फिक्स्ड है, n या तो 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा, फ्रैक्शन में कभी भी नहीं आएगा। तो इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे सभी। एंड द नेक्स्ट वन इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग द क्वांटम थ्योरी। अगर हम क्वांटम थ्योरी की हेल्प से क्या करते हैं, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसका डेरिवेशन अगर निकालते हैं, तो सबसे पहले हमने एक मेटल ली, उसके ऊपर एक लाइट को स्ट्राइक किया जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, अगर हम बात करें न्यू, तो जो हमारा फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी हो गई, दैट इज E इज इक्वल टू h न्यू। तो अगर हम उस एनर्जी को बात करें तो E क्या था हमारा, दैट इज इक्वल टू h न्यू। उस एनर्जी कितनी है उस फोटोन की, दैट इज h न्यू। और जो हमें इलेक्ट्रॉन जो उस मेटल के साथ बाउंड है उसको निकालने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, वो कितनी होगी। अगर हम बात करें तो हमने उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है दैट इज द न्यू नोट। और एनर्जी की बात करें तो एनर्जी क्या था, E इज इक्वल टू h न्यू। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो h न्यू नोट विच इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, तो इसका मतलब इतना वर्क हमें करना पड़ेगा उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोल सकते हैं। E नोट इज इक्वल टू h न्यू नोट विच इज आल्सो इक्वल टू द वर्क फंक्शन। तो इसका मतलब जब हम फोटोन को स्ट्राइक करेंगे तो जो फोटोन की एनर्जी है उसमें से कितनी एनर्जी यूज हो जाएगी, h न्यू नोट। किस लिए, इलेक्ट्रॉन को वहां से हटाने के लिए या उससे जो उसकी इंटरेक्शन है उसको ब्रेक करने के लिए। तो इसका मतलब इतनी एनर्जी तो यूज हो गई, बाकी क्या बची उसकी, जो बाकी की एनर्जी है वो कहाँ यूज हो गई, टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हम चाहे तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर। तो ये हमारी क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर हम यहाँ पर लेके चलते हैं, काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है
तो क्या कर सकते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो हम इसको काइनेटिक एनर्जी भी रख सकते हैं और इसको हाफ एम वी स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो हाफ एम वी स्क्वायर को अगर हम इधर ही रखें तो ये क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अगर हम एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट में से क्या करें, एच कॉमन लें तो न्यू माइनस न्यू नॉट। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की तो विच इज इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। अगर आपको मान के चलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पता है और जो वो फ्रीक्वेंसी पता है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नोट करेंगे इसको, और इसमें जो बाकी के पॉइंट्स हैं जो आपको नोट डाउन करने, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताए थे कि इलेक्ट्रॉन कब इजेक्ट होगा। अगर मान के चलते हैं, फर्स्ट केस लेते हैं, एच न्यू इज मोर देन दैट ऑफ एच न्यू नॉट, तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। लेकिन अगर एच न्यू इज लेस देन दैट ऑफ एच न्यू नॉट, नो इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड। तो इस केस में कोई भी इजेक्शन नहीं होगी, जबकि इस केस में इजेक्शन होगी। तो इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी चाहिए या थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए अगर वो अवेलेबल ही नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आपको इसको अच्छे से नोट डाउन करना है। इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी निकाल सकते हैं हम, और इसके अलावा जो वर्क फंक्शन है वो भी निकाल सकते हैं। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी देता है तो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं नेक्स्ट उसमें करेंगे, नोट डाउन करेंगे सभी।